गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर 5 मुग़लों के राजपूतों से संबंध। इसका पार्ट 2 है। तो इसमें हम करेंगे अध्ययन अकबर के वंशजों का राजपूतों के साथ संबंध। सबसे पहले जहांगीर व राजपूतों के बीच संबंध उसी नीति पर आधारित थे जो उसके पिता अकबर ने बनाई थी। उसके राज्यकाल में प्रारंभ में ही मान सिंह इत्यादि से थोड़ा सा टकराव अवश्य आया, लेकिन उसका व्यक्तिगत कारण था, क्योंकि मान सिंह जहांगीर की बजाय उसके पुत्र खुसरो को शासक बनाना चाहते थे। इसी कारण खुसरो ने विद्रोह भी किया, लेकिन मान सिंह ने जहांगीर से क्षमा भी मांग ली तथा खुसरो का साथ भी नहीं दिया। फिर उनके संबंध सामान्य हो गए थे। जहांगीर ने मेवाड़ के बारे में भी अपने पिता के नीति का अनुसरण करके आगे कदम बढ़ाया और उसे सफलता भी मिली। जहांगीर के काल में भी राजपूत ऊंचे दर्जे पर रहे, उन्हें पूर्ण सम्मान मिला। जजिया व तीर्थ कर भी उनको नहीं देना पड़ा था। जहांगीर ने वैवाहिक संबंध भी जारी रखे, क्योंकि वो जानता था कि राजपूतों के साथ शत्रुता की बजाय मित्रता का ही रास्ता ठीक है। इसके बाद शाहजहाँ एवं राजपूत के संबंधों की अध्ययन करें तो शाहजहाँ की राजपूत नीति मौलिक तौर पर अकबर व जहांगीर वाली थी। थोड़ा सा परिवर्तन इसमें अवश्य आया था, और ये परिवर्तन भविष्य में किसी ऐसे परिवर्तन का सूचक था जिसे अनिष्ट होने की संभावना बन सकती थी। शाहजहाँ ने राजपूतों को वही सम्मान दिया जो चला आ रहा था। उसने ऊंचे पदों पर नियुक्त, वैवाहिक संबंध, दरबार में ऊंचा स्थान, सैनिक अभियानों का नेतृत्व इत्यादि दरबार में हिंदू त्योहारों व परंपराओं को मनाया जाना जारी रखा। अकबर द्वारा हटाए गए कर भी उसने लागू नहीं किए। राजा जसवंत सिंह और राजा जयसिंह उसके करीबी सलाहकारों में से एक थे। शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा का समय तो अधिकतर राजपूतों के साथ ही बीतता था। उसको प्राय उदारवादी नीति के कारण लोग उसे हिंदू ही कहते थे। इसके बाद औरंगजेब व राजपूतों के संबंधों का अध्ययन करें तो औरंगजेब के काल में मुगलों व राजपूतों के साथ संबंध पूर्ववर्ती शासकों से भिन्न थे। इस काल में उनके संबंधों में काफ़ी तनाव आ गया था और आपस में सौहार्द व सामंजस्य की स्थिति पहले वाली नहीं थी। और औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभ में यह अधिक परिवर्तित नहीं लगी, लेकिन दो महत्वपूर्ण राजपूत शासकों राजा जयसिंह व जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इसमें बदलाव महसूस किया जा सकता था। तो उसकी राजपूत नीति के कारण थे, हम उसे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राजपूत नीति के कारणों में बात करें तो उत्तराधिकार के युद्ध में राजपूतों की भूमिका। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम दिनों में शाहजहाँ के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का लेकर संघर्ष हुआ। इसमें शाही परिवार के सभी सदस्य शामिल थे। शाहजहाँ के चारों पुत्र अपनी सेना का प्रयोग इस संघर्ष में कर रहे थे। शाहजहाँ का झुकाव अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह की ओर था, इसलिए उसने शाही सेना का प्रयोग करते हुए राजपूत जसवंत सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। औरंगजेब ने मारवाड़ के इस राजपूत जसवंत सिंह को कहा कि उसकी पारिवारिक लड़ाई के बीच में ना आए, परंतु जसवंत सिंह न केवल लड़ा बल्कि अन्य राजपूतों को भी उसमें शामिल कर दिया। और उनके इस व्यवहार से औरंगजेब दुखी था। उसे वह अन्य राजपूतों से कठोर व्यवहार करके बदला लेना चाहता था। इसके बाद आर्थिक कारण थे। राजपूताना का अधिकार अधिकतर जागीरदारी के तौर पर राज परिवारों के पास ही था। यह जागीर भी वतन जागीर थी, इसका स्थानांतरण नहीं हो सकता था। औरंगजेब ऐसा मानता था कि यदि इस जागीरदारी व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया जाए तो इससे राज्य की आमदनी अधिक बढ़ जाएगी। वो मानता था कि राजपूताना के जितने बड़े बड़े क्षेत्र उसके पास जागीर के रूप में हैं, वे उनके कार्य की तुलना में काफ़ी अधिक हैं। इनका क्षेत्र काटा नहीं जा सकता। फलतः उनके प्रति कठोरता या कड़वाहट अपनाकर ऐसी स्थितियां बना दी कि वे स्वयं शाही सेवा को छोड़ दें। राजपूत सैनिक संतुलन के लिए खतरा थे। औरंगजेब ये मानता था कि उत्तर भारत में जो विद्रोह हैं उसे राजपूतों का समर्थन प्राप्त है। जाट, सिख व सतनामियों के विद्रोह को वह अपनी गलतियों का परिणाम नहीं मानता था, बल्कि उन्हें धार्मिक आधार पर से युक्त मानता था। इसलिए उन्होंने विद्रोह का दमन करने के लिए किसी राजपूत को नहीं भेजा।
इसके बाद धार्मिक कारण, औरंगजेब की राजपूत नीति का एक धार्मिक कारण भी ये कह सकते हैं कि वो ये सहन नहीं कर सकता था कि कोई राजपूत या कोई गैर इस्लामी उसके साम्राज्य में इतनी शान शौकत से रहे। वह उनकी प्रतिष्ठा, प्रशासनिक व सैनिक योग्यता से भी ईर्ष्या करता था और इस तरह से वह धार्मिक संकीर्णता के तहत वह उनकी शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी उसकी अलग से थी। उसमें उसे प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई नज़र नहीं आती थी, बल्कि वह यह देखता था कि यदि कोई शक्तिशाली है तो वह उसे कैद में डाल देता था। उसने तो अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। वह प्राय कहा करता था कि अपने अतिरिक्त किसी पर विश्वास न करो, भले ही वह आपका पुत्र या कोई रक्त संबंधी क्यों न हो। ऐसे में वह जयसिंह व जसवंत सिंह जैसे राजाओं को कैसे सहन कर सकता था। इसके बाद राजपूत नीति का स्वरूप एवं विशेषताएं। राजपूत नीति का जो स्वरूप इसकी विकास यात्रा में समाहित है, वह समय के अनुसार उसमें बदलाव आया। वह स्थितियों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं कर पाया और उसके द्वारा लिए गए फैसले नकारात्मकता की ओर चलते चले गए। उसने कई ऐसे फैसले लिए जो संकीर्ण थे, जिसको भांपने में राजपूतों को कोई दिक्कत नहीं आई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो राजपूत अकबर के काल में शत्रु से मित्र बने थे, वे धीरे धीरे शत्रुता या टकराव की ओर चले गए। उनके मारवाड़ से संबंध की अगर चर्चा करें तो राजपूताना का सबसे चर्चित राज्य मारवाड़ था, जिसकी राजधानी जोधपुर थी। इस राज्य के साथ औरंगजेब के संबंधों में तेजी से बदलाव आया और इसके साथ लंबा संघर्ष चला। औरंगजेब के शासनकाल के 50 वर्षों में ये संबंध किसी एक व्यक्ति या प्रतिनिधि से नहीं रहे, बल्कि यहाँ पात्रों में बदलाव आता रहा। जसवंत सिंह व औरंगजेब की अगर बात करें तो जसवंत सिंह शाहजहाँ के शासनकाल में न केवल काफ़ी महत्वपूर्ण सेनापति था, बल्कि उसकी गणना दरबार के वरिष्ठ लोगों में होती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम दिनों में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो वह दारा का समर्थक था। उसने 1658 में सामूगुड़ की लड़ाई लड़ी, जिससे जसवंत सिंह की हार हुई और वह जोधपुर चला गया। जब अंततः औरंगजेब जीत गया तो औरंगजेब ने उसे न केवल सेवा में लिया, बल्कि उसका मनसब का पद भी बढ़ाकर 5000 से 7000 कर दिया। इसके बाद वो 20 वर्ष तक औरंगजेब की सेवा में रहा। इसके बाद मारवाड़ में उत्तराधिकार की समस्या। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ में उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हुई, क्योंकि जसवंत सिंह के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ऐसे में इंद्र सिंह, जसवंत सिंह के बड़े भाई का पुत्र, जो वास्तविक उत्तराधिकारी स्वयं को मानता था, ने मारवाड़ की सत्ता हेतु दावा किया, लेकिन औरंगजेब के प्रति स्वामी भक्ति दिखाता था। फिर भी औरंगजेब ने तत्काल सत्ता न देकर मारवाड़ की जागीर को खालिस सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया और मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी गई थी। यहाँ से टकराव शुरू होगा राठौड़ों के साथ। इसके बाद अजीत सिंह और औरंगजेब। अजीत सिंह मात्र कुछ महीनों का ही था कि जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास उसे व जसवंत सिंह की दोनों रानियों को लेकर के दिल्ली पहुंचा और औरंगजेब से अनुरोध किया कि वह उसे उत्तराधिकारी घोषित करे। औरंगजेब ने उनका सम्मान तो ठीक किया, लेकिन उत्तराधिकारी इंद्र सिंह को ही माना। औरंगजेब के व्यवहार एवं गतिविधियों पर शक करते हुए दुर्गादास को लगा कि यहाँ अजीत सिंह सुरक्षित नहीं है। वह उसे अपनी जसवंत सिंह की पत्नियों को दिल्ली से निकालने में सफल रहा, जबकि औरंगजेब अजीत सिंह का पालन पोषण शाही परिवार में करना चाहता था। दिल्ली से निकालने पर औरंगजेब ने इसे अपना अपमान समझा और मारवाड़ के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। मारवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान चले। मारवाड़ के अजीत सिंह के उत्तराधिकारी का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, जबकि मारवाड़ पर औरंगजेब ने प्रत्यक्ष शासन का निर्णय लिया और उसने मारवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद मेवाड़ से संबंध। मेवाड़ राजपूताना की महत्वपूर्ण रियासत रही, परंतु वह शाहजहाँ व औरंगजेब के काल में मारवाड़ की तुलना में छोटी थी। औरंगजेब इस रियासत को महत्व भी देता था। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के समय मेवाड़ के राणा को दारा के प्रभाव से युक्त माना जाता था। इसी का लाभ उठाते औरंगजेब ने पत्र लिखकर राणा को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। राणा ने इस युद्ध को भाइयों का युद्ध कहकर दूरी बना ली थी। औरंगजेब द्वारा सत्ता ग्रहण करने के अवसर तक मेवाड़ के राणा राज सिंह को 3000 का मनसब प्राप्त था और वह निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा था। मेवाड़ से युद्ध।
मारवाड़ के साथ संघर्ष में उसे कमज़ोर करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने मेवाड़ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर राणा जयसिंह भी अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित था। उसने अपनी पुत्री व अजीत सिंह की माता के कहने पर दुर्गादास व अजीत सिंह को शरण दी और उसके विरुद्ध औरंगजेब ने उसके ऊपर जजिया भी लगा दिया था, जजिया देने से मना कर दिया था। इनके बीच में युद्ध हुआ और चित्तौड़ व उदयपुर पर औरंगजेब का कब्जा हो गया और मेवाड़ के विरुद्ध भी उसने जो भेजा और उसे स्वयं भी वो अजमेर की ओर, अजमेर से चित्तौड़ की ओर बढ़ा। प्रारंभ में राणा राज सिंह ने मुगलों का मुकाबला किया, लेकिन जल्दी ही उनके ऊपर कब्जा हो गया। और इसके बाद मेवाड़ से संधि। मेवाड़ के मुगलों का संघर्ष काफ़ी लंबा हो गया, जिसको दोनों पक्ष दुखी हो गए थे और इसी बीच राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। राणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक बना। औरंगजेब ने एक और सैनिक अभियान चलाया और दूसरी ओर सैनिक वार्ता की संभावनाएं तलाशी। दोनों ने कूटनीतिक चालें चली, जिसमें वह सफल भी हो गया, जिसके कारण अकबर दक्षिण होता हुआ ईरान चला गया तथा राजपूत भी उससे बचने लगे। औरंगजेब ने राणा जगत सिंह को मेवाड़ का शासक मान लिया गया। उसे 5000 का मनसब भी दिया। राणा ने मारवाड़ मुगल टकराव से स्वयं को अलग कर लिया। मुगलों ने सारी सेना मेवाड़ से हटा ली। औरंगजेब ने राणा को जजिया देने के लिए बाध्य नहीं किया। तो ये था फिर उसके आमेर के साथ संबंध। अकबर के काल में मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राज्य आमेर था। यहाँ के मुखिया मुगल साम्राज्य की सेवा में काफ़ी ऊंचे पदों तक रहे। शाहजहाँ के काल के अंतिम दिनों में भी यहाँ का मुखिया मिर्जा राजा जयसिंह था और वो 5000 का मनसब प्राप्त था जसवंत सिंह के अतिरिक्त। शाहजहाँ के पुत्रों के अधिकार के युद्ध में वह किसी और से शामिल नहीं हुआ। इसी कारण औरंगजेब के साथ उसकी शत्रुता नहीं हुई। इसके प्रमाण भी नहीं मिलते। और औरंगजेब ने दक्षिण के अभियान में शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा, जिसमें शाइस्ता खां की हार हुई और मुगल सेना ही लूटमार का शिकार नहीं हुई, बल्कि शिवाजी ने 1664 ईस्वी में भी सूरत को लूट लिया। ऐसे में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध राजा जयसिंह को भेजा था। मराठों की बढ़ती सेना पर काबू पाने के लिए उसने मराठों के अभियान के विरुद्ध राजा जयसिंह को चुना था। वह इस काल का कुशल राजनीतिज्ञ में योग्यतम सेनापति था। दक्षिण की अन्य शक्तियों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व पुर्तगाल शासन व कुछ मराठे सरदारों को भी वह अपनी ओर करके फूट डालने में सफल रहा। अन्य राजपूतों के साथ संबंध थे। औरंगजेब के राजपूतों के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि वह पूर्व वर्णित राज्यों मारवाड़, मेवाड़, आमेर के कई राज्य थे, जिनमें बीकानेर, रणथंभौर, जैसलमेर, नागौर इत्यादि के राजा थे। वो भले ही शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन मुगल सेवा में थे। औरंगजेब ने उन्हें भी उसी तरह प्रशासन में महत्व दिया जैसे अन्य को देता था। हाँ, शंका की स्थितियाँ अवश्य बन गई थी, क्योंकि औरंगजेब इस्लाम की मान्यता व प्रथाओं को अधिक महत्व देता था। दरबार में समन्वयवादी कार्यक्रमों में कमी आ गई थी। राजपूत नीति के परिणाम थे। औरंगजेब की राजपूत नीति के परिणाम राज्य के लिए वह उसके लिए स्वयं घातक रहे। जितने लाभ अकबर ने उठाए थे वह उतने तो नहीं उठा सका, बल्कि औरंगजेब ने उन्हें अपना शत्रु बना करके मुगल साम्राज्य की कब्र खोदने में भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य की एकता छिन्न भिन्न हो गई। औरंगजेब जिस समय साम्राज्य में सत्ता में आया, वहाँ पर काफ़ी समस्याएं नहीं थी, बल्कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में यह अपनी एकता के लिए विख्यात था। परंतु औरंगजेब ने जिस प्रकार की राजपूतों के साथ नीतियाँ बनाई, उससे इस साम्राज्य का धरातल खतरे में पड़ गया। चारों ओर साम्राज्य संकटों से घिर गया। औरंगजेब ने कई समस्याएं पैदा कर दी, जिसके शासक व शासित जनता के बीच में अविश्वास की भावना खतरे में आ गई थी। राजपूतों का विद्रोह होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के बाद मुगल शासन व्यवस्था को अधिक विद्रोहों का सामना नहीं करना पड़ा। यद्यपि कुछ विद्रोह हुए तो उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, उसका विस्तारक क्षेत्र भी सीमित था। परंतु औरंगजेब के सत्ता संभालने के बाद जो नीति में परिवर्तन आया, उसमें साम्राज्य के विरुद्ध बगावत प्रारंभ हो गई थी। कभी मारवाड़, कभी मेवाड़, एक के बाद एक ने उनके खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए और एक समय तो इन विद्रोह को स्वयं औरंगजेब के पुत्र का भी समर्थन मिल गया था। आर्थिक हानि। औरंगजेब को धार्मिक नीति के कारण आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। उसने ये दिखाने का प्रयास किया कि राजपूत क्षेत्र खालिसा में आने से उसकी आय बढ़ जाएगी, लेकिन उसका मात्र भ्रम था।
शाही प्रतिष्ठा को आघात। मुग़लों की शाही प्रतिष्ठा विश्व में स्वीकारी जाती थी। औरंगज़ेब के काल में राजपूतों ने उनके विरुद्ध जो अभियान चलाए उनमें सफलता मिली और कहीं नहीं मिली। बार बार प्रयासों के बाद भी मुग़ल सेना खाली हाथ लौट आती थी। इसे आर्थिक हानि के साथ साथ इस सेना की प्रतिष्ठा पर आँच आने लगी और असंख्य शक्तिशाली मुग़ल सेना मुट्ठी पर राजपूतों को नियंत्रित नहीं कर पाई। तो ये बड़े साम्राज्य से कैसी रक्षा करेगी, ये उनके बारे में लोग सोचने लगे थे। मुग़लों की इस असफलता ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों में भी मुग़लों के विरुद्ध शक्ति प्रदान की, जिसने मुग़लों की चुनौती को और अधिक बढ़ा दिया। और मुग़ल साम्राज्य के ये पतन के कारण थे क्योंकि औरंगज़ेब की राजपूत नीति जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें चारों ओर से उसकी नीति के कारण विद्रोह होने लगे, राष्ट्रीय व सद्भाव के तत्वों को ठेस पहुंची और उसके शासक व शासित के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई थी और वो सारे प्रयास निष्फल हो गए जिनकी बुनियाद अकबर के समय रखी गई थी। इसलिए राज्य को चुनौती पैदा करने वाले लोग भी इसके रक्षक बन गए थे, जबकि औरंगज़ेब ने अपनी संकीर्णता के कारण मित्रों को भी शत्रु बना लिया। इस तरह से उसने अपने सुव्यवस्थित राज्य को पतन के मार्ग की ओर भेज दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की इसमें बाबर व हुमायूं की नीति सल्तनतकालीन शासकों वाली थी, जबकि अकबर ने क्रांतिकारी युग की शुरुआत कर दी थी और उसने अनेक शत्रुओं को मित्र बना लिया था। लेकिन औरंगज़ेब ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने हानिकारक परिणाम भी देखे, जिसके कारण मुग़ल साम्राज्य का वैभव व प्रतिष्ठा खतरे में पहुंच गई। तो ये था राजपूतों के साथ मुग़लों के संबंध। धन्यवाद।